कहानी बेनजीर भुट्टो की जिंदगी के आखिरी 18 घंटों की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनजीर भुट्टो पेशावर से लंबी ड्राइव कर इस्लामाबाद के अपने घर सरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन आईएसआई के प्रमुख मेजर जनरल नदीम ताज का संदेश उन तक पहुंच चुका था कि वो एक जरूरी काम से उनसे मिलना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने तय किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और देर रात नदीम ताज से मुलाकात करेगी। ये बैठक रात 1:30 बजे हुई और इसमें बेनजीर के अलावा उनके सुरक्षा सलाहकार रहमान मलिक भी शामिल हुए। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि उस दिन कोई उनकी हत्या करने का प्रयास करेगा। आईएसआई के प्रमुख मेजर जनरल नदीम ताज अपने स्रोत के बारे में इतने निश्चित थे कि वो देर रात ये खबर करने बेनजीर के इस्लामाबाद वाले निवास पर खुद गए थे। बीबीसी के पूर्व इस्लामाबाद संवाददाता ओवेन बेनेट जोन्स अपनी किताब द डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखते हैं। ये सुनकर बेनजीर को शक हुआ कि शायद नदीम ताज उन पर अपने कार्यक्रम रद्द करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने ताज से कहा कि अगर आप इन आत्मघाती हमलावरों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। ताज का जवाब था कि ये असंभव है, क्योंकि इससे उनके स्रोत का राज खुल जाएगा। इस पर बेनजीर ने कहा, आप मेरी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। आईएसआई के प्रमुख ने वादा किया कि वो इसके लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। जब बेनजीर जनरल ताज से मिल रही थीं, तो उनके हत्यारे उनकी हत्या के लिए अपनी आखिरी तैयारी कर रहे थे। ओवेन बेनेट जोन्स लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान का एक हैंडलर नसरुल्लाह अपने साथ 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह को लिए रावलपिंडी पहुंच चुका था। इस बीच तालिबान के 2 और लोग हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत हुसैन बाग का मुआयना कर आए थे, जहां शाम को बेनजीर भुट्टो को भाषण देना था। उस समय पुलिस पार्क के 3 गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि योजना थी कि बेनजीर पर उस समय हमला किया जाएगा जब वो रैली से वापस जा रही हों। ये दोनों शख्स वहां से पूरी तरह संतुष्ट होकर लौटे और उन्होंने बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ एक पिस्टल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। हसनैन ने बिलाल को सलाह दी कि वो ट्रेनर जूतों की जगह कोई और चीज अपने पैरों में पहने, क्योंकि सुरक्षा बलों को सिखाया जाता है कि जिहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो उसे शक के आधार पर पकड़ सकते हैं। बिलाल ने सलाह मानते हुए जूते उतारकर उनकी जगह चप्पल पहने। बेनजीर भुट्टो की हत्या की जांच के लिए बने संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग के प्रमुख और बाद में इस पर एक किताब गेटिंग अवे विद मर्डर लिखने वाले हेराल्डो मुन्यूज लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनजीर भुट्टो 8:30 बजे सोकर उठी। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फहीम और एक पीपल्स पार्टी के पूर्व सेनेटर के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई से मिलने चली गई। करजाई इस्लामाबाद के सेरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे हुए थे। उनसे मिलकर वो करीब 1 बजे सरदारी हाउस लौटे। उन्होंने खाना खाया और अपने साथियों के साथ शाम को लड़काना बाग में दिए जाने वाले भाषण को अंतिम रूप दिया। काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपीपी के सुरक्षा प्रमुख तौकीर कैरा थे। इसके ठीक पीछे बेनजीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर चल रही थी और उसके दोनों तरफ कैरा के 2 और वाहन चल रहे थे। इन वाहनों के पीछे सरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे सरदारी हाउस की काली मर्सिडीज बेंज भी थी, जो बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनजीर उसका इस्तेमाल
बैकअप वाहन के तौर पर कर सकती थी। 2:15 पर बेनजीर का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रावलपिंडी जिला पुलिस के पास आ गई। 2:56 पर बेनजीर की गाड़ियों का काफिला दाहिने मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड जंक्शन पर आ गया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा। इस बीच बेनजीर खड़ी हो गई थी और उनकी लैंड क्रूजर की छत के स्केप हैच से उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। वो लोगों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और उनका वाहन धीरे धीरे लियाकत रोड पर बढ़ रहा था। बेनजीर की सुरक्षा कर रहे लोगों ने उन्हें एक बार भी नहीं टोका कि इस तरह खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। हेराल्डो मुन्योज अपनी किताब गेटिंग अवे विद मर्डर में लिखते हैं, 3:16 पर बेनजीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग क्षेत्र के आंतरिक गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस बीच बेनजीर पूरी तरह असुरक्षित अपने वाहन पर खड़ी रही और एस्केप हैच से उनका चेहरा दिखता रहा। इसके बाद बेनजीर ने 10,000 लोगों के सामने करीब आधे घंटे भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने पिता का नाम लिया। और आज जब ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ, बलूचिस्तान में देखो, शिमाली इलाके में देखो, हमारे मस्जिदों में देखो, ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ आपको कहने के लिए। भाषण खत्म होते ही बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वजीर आजम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। भाषण के बाद बेनजीर अपनी गाड़ी में बैठी। उनकी गाड़ी बहुत देर तक रुकी रही, क्योंकि उनके समर्थकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ देखकर बेनजीर खड़ी हो गई और उनके इमरजेंसी हैच से उनका सिर और कंधे दिखाई देने लगे। उस समय 5:10 हुए थे। ओवेन बेनेट जोन्स लिखते हैं, सुबह से इंतजार कर रहे बिलाल को लगा कि उसका समय आ पहुंचा है। वो पहले बेनजीर के वाहन के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा, जहां कम लोग मौजूद थे। उसने अपनी पिस्टल निकाली और बेनजीर के सिर का निशाना लिया। एक सुरक्षा गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। वो चूंकि थोड़ी दूरी पर था, इसलिए वो उसकी बांह को बस छू भर पाया। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम समय में 3 फायर किए। तीसरी गोली चलते ही बेनजीर एक पत्थर की तरह एस्केप हैच के नीचे अपने वाहन की सीट पर गिरी। जैसे ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने अपना आत्मघाती बम भी फोड़ दिया। गेटिंग अवे विद मर्डर के लेखक हेराल्डो मुन्योज लिखते हैं, नाहिद खान ने, जो बेनजीर के दाहिनी तरफ बैठी हुई थी, मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज सुनी, बेनजीर नीचे गिरी और उनके सिर का दाहिना हिस्सा उनकी गोद में गिरा। उनके सिर और कान से तेजी से खून निकल रहा था और मेरे सारे कपड़े उनके खून से तर हो गए थे। वहां पर एक भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। बम फटने से बेनजीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर लोहे की रिम पर कार को चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने कार को उसी हालत में बाएं मोड़ा। कार उसी हालत में कुछ किलोमीटर तक और चली। एक जगह जब लैंड क्रूजर कार ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। घटनास्थल पर मौजूद 2 कमांडो वाहनों ने बेनजीर के वाहन के पीछे आने की कोशिश की, लेकिन सामने लाशें और घायल लोगों के पड़े होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। नाहिद खान ने ओवेन बेनेट जोन्स को बताया, हमारे सामने बेनजीर को टैक्सी से अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। पुलिस का कहीं अता पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर ही रहे थे कि 2 या 3 मिनटों के अंदर एक जीप आकर रुकी।
हम उस जीप में बेनजीर को अस्पताल ले गए। वो जीप बेनजीर की प्रवक्ता शेरी रहमान की थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि वो लोग हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही बेनजीर को पार्किंग इलाके में ही स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले जाया गया। उनकी न तो नब्ज चल रही थी और न ही उन्हें सांस आ रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह स्थिर थीं और टॉर्च की रोशनी डालने से भी उनमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। उनके सिर की चोट से लगातार खून निकल रहा था और वहां से एक सफेद पदार्थ बाहर निकल आया था। इस बात के पूरे सबूत होने के बावजूद कि उनमें कोई जान नहीं बची है, डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें जिलाने की पूरी कोशिश की। 1 मिनट के अंदर उनके गले में चीरा लगाकर उसमें एक ट्यूब डाल दी गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनके सीने में चीरा लगाया और हाथ से उनके दिल पर मसाज करने लगे, लेकिन उनका शरीर शांत पड़ा रहा। 6:16 पर बेनजीर को मृत घोषित कर दिया गया। सारे पुरुषों से ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसिया, अंजुम कुरैशी और नर्सों ने उनके पार्थिव शरीर को साफ किया और सिर की चोट पर पट्टी बांधी। उनके खून से सने कपड़ों को उतारकर उन्हें अस्पताल के कपड़े पहनाए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनजीर अस्पताल पहुंची तो उनके शरीर पर दुपट्टा नहीं था। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो दुपट्टा आखिर गया कहां। उनके मृत्यु सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मृत्यु के कारण के कॉलम में लिखा गया, पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। जब अस्पताल के बाहर बेनजीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहां खड़ी भीड़ के मुंह से एक आह निकली। वो अचंभित भी थे और दुखी भी कि एक और भुट्टो ने हिंसक मौत को अपने गले लगाया है। बेनजीर के पिता जुल्फकार अली भुट्टो को सैनिक सरकार ने फांसी पर चढ़वा दिया था। उनके एक भाई शहनवाज की मौत जहर से और दूसरे भाई मुर्तजा की मौत गोली लगने से हुई थी। रात 10:35 पर बेनजीर के पार्थिव शरीर को लकड़ी के ताबूत में रखकर नजदीक के चकलाता एयरबेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनके शव को उनके पति आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया गया, जो कुछ ही मिनटों पहले दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे बेनजीर के शव का पोस्टमार्टम करने की अनुमति मांगी गई, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। 28 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को लरकाना में गढ़ी खुदा बख्श में सुपर्दे खाक कर दिया गया। रेहान फजल,